आवाज बढ़िया ढंग से आ रही है? यस सर। शाबाश बढ़िया। तो शेयर करते हैं अपन सेशन को और देखते हैं अपन अपने। जहाँ कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो उस समय आप जरूर पूछना ताकि सही समझ में आए। स्क्रीन शेयर हो रही है? देखिए, मैंने आपको बता दिया था कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के बारे में आपको मैंने कुछ बातें बता दी थी। ये डायग्राम के बारे में बताया था आपको कि ये डायग्राम आपको बनाना है और इनपुट आउटपुट और जो इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको बताया था। फिर से एक बार थोड़ा सा मुख्य बातों की ओर ध्यान देते हुए अपन चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से अपन इसका अध्ययन करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का उपयोग करता है। अब देखिए, इसमें मुख्य बात यहाँ आती है कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेज। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेज क्या होती है? इनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेज भी बोलते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेज जो है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेज? ये हैं आपकी 3 इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में विभाजित है। तीन बातें हो गई, इनपुट, आउटपुट और इनपुट आउटपुट। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। जो आवाज आ रही है? अंजू, अंजू क्या सुन पा रहे हो या? आ रही है आवाज। आ रही है? यस सर। हाँ, बैठ मत ना। अभी जैसे कौन कौन गए? पूजा है, कृष्णा चित्रवाल है, खुशबू है, अंजू है, अभी सुमित, सिमरन आई थी, सिमरन गई। और चलो जाए, जो जाने दो उनको, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं। जब फेल होंगे उसके बाद में दोबारा पैसे लगाएंगे तब आनंद आएगा उन लोगों को। सीधे तरीके से नहीं समझना चाहते हैं, कोई ऊपर वाले ने आपको हेल्प दी तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। इनपुट आउट पेरिफेरल डिवाइसेस को तीन भागों में बांटा गया है। ये चीज आपको मैंने बता दी है। और इसके एग्जाम्पल जैसे इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है ना, माइक है, ऐसे बारकोड रीडर है, ये इनपुट डिवाइसेज में आ गए। और आउटपुट में हेडफोन है, हेडसेट है, इसके साथ ही लेजर प्रिंटर है, स्क्रीन है, प्लॉटर है, इंकजेट प्रिंटर है, स्पीकर है। ये सारी चीजें जो है ना आउटपुट में आती है। मतलब जो आउट करती है, सूचनाओं को अपन को, यूजर को प्रदान करती है, वो तो आउटपुट डिवाइसेज हो गई। और जिनसे कंप्यूटर यानी कि यूजर से जिन डिवाइसेज के माध्यम से सूचनाएं लेता है वो इनपुट डिवाइसेज हो गई। और जो कॉमन है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जो लेती भी है और देती भी है, उसको बोलते हैं क्या? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। जैसे डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है ना, और सीडी डीवीडी है, फैक्स है, मोडम है, वेबकैम है ना। ये लेता भी है और देता भी है। इस तरीके से ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को चलाना आपको आता ही है। कंप्यूटर को चलाने का मतलब है सबसे पहले जो है किसको, पावर बटन को ऑन कर देंगे, कुछ देर के लिए इंतजार करने के बाद में आपको क्या होगा, सामने डेस्कटॉप दिखाई देगा। डेस्कटॉप के ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से कंप्यूटर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे अपन सीधे जा सकते हैं। इस बारे में अब ज्यादा चर्चा न करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर की परिभाषा,
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा, इट मीन्स यूजर के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर, ध्यान से समझना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रोसेसिंग के बाद, सोचने विचारने के बाद अर्थपूर्ण सूचनाएं देती है या देता है, कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि यहाँ देखिए, कंप्यूटर एक ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। डेटा का मतलब है रो फैक्ट्स और फिगर्स, यानी कि जिसमें अक्षरों, चिन्हों और संख्याओं के समूह को डाटा कहते हैं, तो ये डाटा कहलाता है। और डाटा को लेता है यूजर से, प्रोसेस करता है, सोचता विचारता है और उसके बाद में क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें परिणाम दे देता है, अर्थपूर्ण सूचनाएं देता है। अब एक पॉइंट है, सूचना प्रणाली के 5 भाग होते हैं। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है, ये पॉइंट आ गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है और सूचना प्रणाली के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेटा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और पीपल, यानी कि प्रोसीजर एंड पीपल, यानी कि लोग है। ये 5 प्रकार हैं। आपके क्वेश्चन भी बनाता सूचना प्रणाली के भाग कितने होते हैं। इसी के बाद में देखिए 5 के प्रकार से लोग तो आप जानते ही हैं, यूजर है, उसको यूजर को क्या कहते हैं कि ये लोग पीपल के नाम से। प्रोसीजर ये नियम दिशा निर्देश हैं जो कि लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डाटा का उपयोग करते हैं। इन प्रक्रियाओं को आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञ द्वारा लिखा जाता है, यानी कि प्रोसीजर और प्रोग्राम कहलाते हैं एक तरह से प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम दिशा निर्देशों का सेट कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, दूसरा नाम सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। इसके बाद में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं उपकरण जो डेटा को प्रोसेस कर सूचना में बदल देते हैं। इनमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रणाली इकाई, ये सूचना प्रणाली, ये सब सारे के सारे जो है ना हार्डवेयर कहलाते हैं। टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जिनको अपन छू सकते हैं, वो केवल जिनको महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डेटा कच्ची सामग्री है, संशोधित जो तथ्य होते हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, इमेज है, साउंड है, ये सब डाटा कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या क्या हैं? हार्डवेयर है, इसमें हार्डवेयर घटक है। एक तो सबसे मेन चीज हार्डवेयर आपको बता दिया मैंने। हार्डवेयर क्या होता है? जिनको अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से यही है। और प्रमुख हार्डवेयर के जो घटक है, जो मुख्य पॉइंट है वो यहाँ है कि आपके प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइस है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये मुख्य रूप से हार्डवेयर के घटक हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य हार्डवेयर के घटक हैं, इनको आप याद कर लेना। इसमें से प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, वो प्रोसेसर होता है। इनपुट डिवाइसेज आपको मैंने बता दी, आउटपुट डिवाइसेज आपको बता दी। मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की बुद्धि कहलाती है, यादाश्त कहलाती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो बाह्य मेमोरी है। इंटरनल और मेन मेमोरी, जिसको कि इंटरनल मेमोरी भी, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो कि बाह्य मेमोरी भी कहलाती है यादाश्त के लिए। इट मीन्स मेन मेमोरी जो रैम और रोम होती है, और इसके साथ ही सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है ना आपको क्या हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, और जो सीडी डीवीडी है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इसके बारे में ये जानकारी आपको मैंने दे दी है। डिटेल से आप आगे इसको पढ़ करके क्लियर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर घटक, कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर को काम में लेने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और वो प्रोग्राम ही हार्डवेयर को काम करवाते हैं। तो क्या क्या किस तरीके से काम करवाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, ये डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में संग्रहित होते हैं, यानी कि भौतिक रूप से फिजिकली भी नहीं रहते हैं ये। ठीक है, ये डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश इंस्ट्रक्शन है, जबकि डाटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, अल्फाबेट डेटा, ये आपको मैंने बता दिया है। अब है इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड जो है आपको पता है, इसमें विशेष रूप से 5 प्रकार के लगभग बटन होते हैं, जिसे इसमें फंक्शन कीज है, F1 से F12 तक होती है। इसके बाद में कुछ स्पेशल कीज होती है। स्पेशल कीज के अंदर जो है
क्या होता है, टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, फंक्शन कीज है, विंडो कीज है, आल्ट है, स्पेस है ना, राइट क्लिक है, और उसके बाद में नेविगेशन की जाती है, तीर के निशान जो है वो, और उसमें अल्फाबेट कीज है A to Z जो लिखे हुए होते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक जो यूज होती है वो। 5 प्रकार के बटन बताए गए हैं इसमें, 1 से 9 तक, 0 से 9 तक की संख्या लिखी हुई होती है। ये कीबोर्ड के बारे में जानकारी है, आप डिटेल से इसको समझ सकते हैं। इसमें और ऑन ऑफ के बटन भी होते हैं जो कि लाइट के रूप में दिखते रहते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, उदाहरण पूछता है पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, यानी कि जिसके ऊपर हाथ घुमाने से माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टैग बिंदु, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, है ना, ये सब जो है ना पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये यूएसबी के पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। समझ रहे हैं भाई, आप अपने मोबाइल को टच स्क्रीन से टच करते हैं और देखते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, टच, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती है। और इनका इस्तेमाल अपन जो है किसके लिए करते हैं, माउस को ड्रैग करने के लिए, माउस से कंट्रोलिंग करने के लिए किया जाता है। ये सब देखिए माउस देखिए, इसमें माउस सबसे लोकप्रिय जो पॉइंटिंग डिवाइस है, यूजर द्वारा एक साथ कई मूव किया जा सकता है, हाथ के माध्यम से इसको इधर उधर घुमाया जाता है। और माउस भी 2-3 प्रकार के हैं, जो पुराने टाइप के माउस थे और नॉर्मल माउस कहलाते थे, और आजकल जो है विशेष रूप उनको रोलर्स बॉल भी कहते हैं, इंटरनल रोलर्स, यानी कि उनके पीछे अंदर एक बॉल लगी हुई होती थी, उसके माध्यम से घूमते थे। और आजकल जो है विशेष रूप से ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है, ऑप्टिकल माउस, और जिनमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता, इसके स्थान पर लाइट के सेंसर लगे हुए होते हैं और उनसे ही काम किया जाता है, उन्हीं के आधार से मूवमेंट होता है लाइट के माध्यम से ही, यानी कि लाइट होती है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक करना कहते हैं, लेफ्ट बटन दबाने को क्लिक करना भी कहते हैं या लेफ्ट क्लिक करना कहते हैं। स्पेशली राइट बटन को दबाने को राइट क्लिक करना कहते हैं। आगे देखिए, इसमें इनपुट डिवाइसेस के अंदर टच पैड आता है। टच पैड जो है अधिकांश लैपटॉप में एक टच पैड होता है और टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जो लैपटॉप के अंदर आप अंगुली के माध्यम से फिरा करके और क्या कर्सर को एक दूसरी जगह से मूवमेंट करते हैं, तो ये सब क्या है, टच पैड कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे टच पैड क्या होता है। ट्रैक पॉइंट, IBM थिंकपैड, जिसमें कि टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती, के अंदर प्राय एक ट्रैक पॉइंट होता है, जो कि एक छोटी सी रबर प्रेजेंटेशन होती है, कीबोर्ड के बीच में एम्बेडेड होता है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे से जॉयस्टिक की तरह होता है, इसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब IBM थिंकपैड जो होता है, जो मोबाइल लैपटॉप जो अलग होते हैं उनमें ऐसे जो टच पैड है वो भी नहीं होती, उससे भी छोटी जगह होती है, जिसको कि ट्रैक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अंगुली से धीरे से इसको कंट्रोल करके माउस को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ट्रैक बॉल देखिए, ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह होता है, इसमें बॉल शीर्ष पर होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए अंगुलियों का इस्तेमाल करते हैं, अंगुलियों के माध्यम से अपन उसको घुमाते रहते हैं अंगुली से, और वो मूवमेंट सेंस करता हुआ जो है निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता रहता है ना। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थिर बनी रहती है और इसकी वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने में बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब एक ही जगह रहती है इसलिए। जॉयस्टिक देखिए, जॉयस्टिक एक तरह से, ये चित्र में आपको जॉयस्टिक दिखाया गया है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से समझ रहे हैं इसको, जॉयस्टिक क्या चीज होती है। जॉयस्टिक एक तरह से गेम कंट्रोलर्स भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं, आमतौर पर कंप्यूटर आधारित गेम खेलने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि बच्चों के काम में आने वाली चीजें हैं। ग्राफिक्स टैबलेट देखिए,
टैबलेट आप देखते हैं विशेष रूप से टैबलेट का इस्तेमाल जो है, ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक लेखन राइटिंग एरिया होता है, इसमें स्पेशल पेन को यूज किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेजेस मोशन सहित बना सकता है, जैसा कि परंपरागत ड्राइंग डिवाइसेज में किया जाता है। ग्राफिकल टैबलेट का पेन दबाव के लिए अति संवेदनशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा या कम दबाव पड़ने पर वो अलग अलग चौड़ाई के ब्रश स्ट्रोक प्रदान करता है। यानी कि इसको एक ग्राफिक्स टैबलेट, यानी कि जब भी अपन इसमें जैसे माउस हिलाते हैं उस जगह के पेन आता है, टच पेन जिसको अपन बोलते हैं, और उसमें जैसे जैसे अपन पेन को घुमाएंगे या कोई पॉइंटर घुमाएंगे तो उससे वहाँ ग्राफिक्स आ जाती है, स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर एक स्टिक सी आती है, स्टिक्स को घुमाने के लिए अलग से एक काम में ली जाती है, तो उस स्टिक के माध्यम से अपन टच कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए चलते रहते हैं। सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। शाबाश बेटे। तपाक से जवाब नहीं आता, केवल कृष्णा का जवाब आ रहा है। खुशबू भी जा बैठी है, आराम कर रही है, शायद अंजू भी आराम कर रही है। जवाब बहुत कम आता है, ऐसे लग रहा है जैसे सभी की सभी हाँ खाना खा रहे हैं और बाकी पढ़ाई हो नहीं रही है। सुन रहे हैं सभी? खुशबू क्या बात है, चुपचाप कैसे बैठे हो? अंजू सर यही है, सर यही है, यही है। हाँ। तो आपकी उपस्थिति ऐसे लग रहा है जैसे सुनापन सा हो रहा है, आप बोल भी नहीं रहे हो, क्या बात है? हाँ हूँ तो होना ही चाहिए ना इसको। आप थोड़ा सा तेज, यदि आपके पास आवाजें नहीं हो रही हो तो आप अनम्यूट करके रखें, ताकि पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से हो। ऐसा लगे कि अपन एक वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं। जी सर। देखिए आगे, स्कैनर क्या चीज होती है? स्कैनर आपका एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा यंत्र है, ये इनपुट डिवाइस है, जो कि आपकी कोई भी ग्राफिक्स है, कलर इमेज जो भी है, उसको कंप्यूटर में स्कैन करके ले लेता है। और साथ में इसकी एक बड़ी खास बात यह है कि बड़े अच्छे पिक्सल्स के ऊपर लेता है। छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस और अलग अलग कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। मतलब इसको अपनी जो इमेज है उसको बहुत बड़े पिक्सल्स पर भी ले लेता है। 1200, 1800, 2400 पिक्सल्स भी ले लेता है। इसके बाद में देखिए, यहाँ लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिया जाता है इसमें, और इससे जो है अपनी फाइल जो भी फोटो होती है उसको प्रिंट किया जाता है, तो वो फटती नहीं है, अच्छी लगती है, अच्छे ढंग से लिया जा सकता है उसको। और कितना भी जूम करके देखा जाए तो मतलब कंप्लीटली क्लियरिटी आती है उसमें। मिडी डिवाइसेस देखिए क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी कहलाता है ये, याद रखना। इसका MIDI का पूरा नाम है क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ना, क्या नाम बताया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या होता है कि विशेष रूप से संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए काम में ली जाती है। मिडी कीबोर्ड को कीबोर्ड से यानी कि कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत, जो कि एक समय में क्रम में संगीतबद्ध किया गया है, को प्ले कर सकता है। तो कोई भी डिवाइस है उसको जोड़ करके और म्यूजिक को प्ले किया जा सकता है, मिडी डिवाइस होती है। जैसे हारमोनियम जैसे होता है, इसी प्रकार की एक मिडी डिवाइस होती है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
याद रखना MICR का पूरा नाम नोट कर लेना, इसको अच्छे से, एक कंफर्म आने की संभावना बन जाती है। मैग्नेटिक इंक, मैग्नेट का मतलब आप समझते हैं चुंबकीय, चुंबक, और इंक आप जानते हैं स्याही। कैरेक्टर, अक्षर और रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, यानी कि चुंबकीय स्याही के द्वारा क्या, अक्षरों की पहचान करना। कैसे की जाती है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? MICR जो है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, विशेष रूप से चेक की जानकारी, चेक जो होते हैं बैंक के, जो प्रदान करता है चेक बुक जारी करता है बैंक, और उस चेक को फर्जी है या सही है, इसकी जानकारी लेने के लिए, सही चेक का इस्तेमाल करने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, पुख्ता जांच करने के लिए क्या किया जाता है? MICR का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? MICR का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ये इसके ऊपर क्या होता है कि MICR कोड जो है कैरेक्टर पहचानने की तकनीकी है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने और चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग के में काम आता है। ये MICR कोड कैरेक्टर को डिजिटल डाटा में बदल देता है, जो कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि डिजिटल डाटा में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, याद रखना, बहुत ही काम में आती है और बहुत महत्वपूर्ण है। OMR, आपने OMR सीट तो देखी होगी, सभी ने OMR सीट का नाम सुना होगा, आपने यूज भी किया है। OMR सीट के माध्यम से, यानी कि उस OMR सीट को पढ़ने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है, उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है, OMR कहा जाता है। इनको, जैसे आपकी नोटबुक्स होती है और RSCIT का जो पेपर होगा वो OMR सीट के ऊपर ही किया जाएगा, और उसमें आपके पेंसिल से ABCD या जो आंसर होगा वो लगवाया जाएगा, भरवाया जाएगा OMR सीट में, आंसर सीट में, और उसको कंप्यूटर ही चेक करेगा। इस प्रकार से है, इसके लिए कंप्यूटर ही चेक करेगा, और कंप्यूटर चेक करके और आपको आंसर देगा, यानी कि मैनुअल नहीं होती है, मानवीय प्रक्रिया नहीं है, ये मशीनी प्रक्रिया है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है? कंप्यूटर की जो डिवाइसेज होती है, यानी कि आपकी OMR सीट होती है, उस OMR सीट को पढ़ने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है, OMR सीट को। अब आगे देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब होता है OCR। ये एक मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस या प्रिंटेड हस्तलिखित जो टेक्स्ट होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्जन कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर देता है, रूपांतरण कर देता है। मतलब यूं समझिए कि आपके कोई भी छपा हुआ मैटर है, कोई भी मैटर छपा हुआ है, उसको कंप्यूटर में ले लेगा, आपके हाथ का लिखा हुआ है उसको भी पढ़ करके और कंप्यूटर में डाल देगा, इंसर्ट कर देगा। जैसे आप फोटो को मोबाइल से फोटो स्कैन करते हैं, उसी प्रकार से वो स्कैन करते हुए केवल अक्षरों को ले लेता है, और साथ में ये भी कर देता है कि जैसे देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, टेक्स्ट को भी बदल देता है। ये प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिसमें ये डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डाटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च और ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है। और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे मशीनी अनुवाद, ट्रांसलेशन, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तित करना और टेक्स्ट माइनिंग के उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो भी अपन बोलेंगे उसको लिख लिया जाएगा और लिखा हुआ उसको बोल करके बता दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है किसमें होती है? ये OCR मशीन के द्वारा होती है। बड़ी बड़ी बुक्स जो उपन्यास है उनको कौन पढ़ेगा, कौन क्या करेगा, तो उसको OCR मशीन के जरिए समझ लिया है।
आगे देखिए बारकोड रीडर है, ये इनपुट डिवाइसेज चल रही है, सारी की सारी इनपुट डिवाइसेज हैं ये, याद रखना है इनको। बारकोड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइसेज है। और बारकोड होते क्या, रीडर का मतलब तो समझ गए पढ़ने वाला होता है, और बारकोड क्या होता है, आपने देखा वो छोटी छोटी लाइनें होती है, कोई जब आप कोई मशीन कोई कुछ खरीद करके लाते हैं कोई, तो उसके डिब्बे के ऊपर एक चिट लगी हुई होती है, उसके नाम वगैरह वगैरह सब कुछ लगे हुए होते हैं। आपने मोबाइल परचेज किया है, आप जो जिससे पढ़ रहे हैं और वो मोबाइल परचेज किया, उसका जो कवर होता है, कवर बॉक्स जो होता है, उस बॉक्स के ऊपर आपने देखा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक कलर की लाइनें लगी हुई होती है, उन लाइनों को ही बारकोड रीडर बारकोड कहते हैं। उन लाइनों को क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। और उस बारकोड को पढ़ने के लिए उसमें लिखा हुआ क्या आता है, उसमें उस डिवाइस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, इसमें रेट भी दी हुई होती है, उसकी प्राइस भी दी हुई होती है। तो उसको बारकोड रीडर एक मशीन होती है, उस मशीन को इस बारकोड के ऊपर लाइट, लेजर लाइट जो है ना डाली जाती है, और उसको रीड कर लिया जाता है। जैसे ही बारकोड रीडर उसके सामने आता है तो उसको समझ करके उसको कंप्यूटर में इंसर्ट कर लिया जाता है। देखिए इसको समझिए, एक बार पढ़ करके मैं बता देता हूं आपको। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए कोड दिया जाता है, जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर पैरेलल लाइनों के बीच की दूरी, स्पेस एवं उनकी चौड़ाई में अंतर करके इस विशिष्टता दी जाती, लेकिन बाद में दो आयामों यानी कि 2D आयत और डोर्स, षटकोणीय, हेक्सागोन और अन्य ज्यामितीय आकारों में विकसित किया हुआ है। ये रूप से शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर में पिक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए किया जाता है। एक विशेष हैंड हेल्ड डिवाइस बारकोड रीडर, जो कि कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है, वो बारकोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी होगा उसके ऊपर बारकोड लिखा हुआ होगा, और उसमें इसकी जो रेट होगी या उसकी डिटेल होगी वो सारी की सारी पढ़ ली जाएगी। आगे देखिए स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच का मतलब आप समझ रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस आपका कोई भी आवाज है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी बोल सकते हैं। SRD पूरा नाम पूछा जा सकता है, SRD का पूरा नाम क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। तो वो क्या होती है, आपकी बोली हुई आवाज को, जैसे कि मैं आवाज बोल करके यानी कि चेंज करके भी बोल सकता हूँ, कहीं बदल सकता हूँ। कुछ हद तक आप लोगों ने देखा होगा, कई प्रकार की आवाजें निकाल लेते हैं कई लोग, तो उससे जो है इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो बारकोड, ये जो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस होती है, वो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस क्या करती है, आपके द्वारा जो बोले गए जो स्पीच है उनको ऑडियो के रूप में कंप्यूटर में इनपुट कर लिया जाता है, और उससे उसको कैप्चर करके और अपने अन्य उपयोग के लिए काम में ले लिया जाता है। आगे देखिए वेबकैम क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डिजिटल कैमरा होता है, उसको वेबकैम कहते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेस, यानी कि जैसे मेरी फोटो आपके सामने प्रदर्शित की जाती है, वो वेबकैम के माध्यम से ही होती है। वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने के काम में आता है। डिजिटल कैमरा इनपुट वस्तु पर फोकस करके पिक्चर लेता है और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके, इसके लिए होता है। ये सारी 10-11 आपकी इनपुट डिवाइसेज के उदाहरण दिए गए हैं, बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। आप इसका अच्छे से अध्ययन करके और देखेंगे, बुक को रीड करेंगे, आपकी समझ में आ जाए। यदि इनपुट डिवाइसेज से रिलेटेड यदि किसी को कोई डिवाइस के बारे में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना हो इनपुट डिवाइसेज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं।
कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं पूछना है? नींद तो नहीं आ गई सिमरन? नो सर। पूजा सुन रहे हो? आवाज आ रही बेटा? अच्छा अच्छा, शाबाश। सिमरन हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। शाबाश बेटा। आज पिंकी नहीं आई, क्या बात है? पिंकी डेली आती थी, आज क्या हुआ? चलो देखते हैं आगे की, अपन स्टडी करते हैं थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेज को, और उनको और देख लेते हैं। समझ में तो आ रहा है आप लोगों के? यस सर। शाबाश। चलिए आगे की स्टडी करते हैं। और इसमें आउटपुट डिवाइसेज, आपको पता है आउटपुट डिवाइसेज क्या करती है? जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद में क्या करती है, जो सूचनाएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट जो सूचनाएं दिखाता है उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं हटके बात कर रहा हूँ कि जैसे यूं समझिए कि मैं आपको कोई बात कहना चाह रहा हूँ, या ये समझो कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? जब आप हाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दी, अभी मैंने पूछा कि सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, तो मैंने जैसे ही कहा तो आपके कानों ने सुना, और सुन करके आपके माइंड ने जो है डिसीजन लिया, आपके मस्तिष्क ने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? आपके मस्तिष्क ने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया? कि आप अपनी अंगुली को उठाओ और सीधे से अपने जो वॉइस म्यूट अनम्यूट वाला बटन है उसको अनम्यूट करो, और सर को जवाब दो। माइंड ने आपके माइंड ने माउथ को ये जवाब कहा कि आप मुंह से बोल के बोलो, या बोलो और जवाब दो कि हम सुन पा रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ कि मेरे से इनपुट मिला। इनपुट किससे मिला आपको? मैंने जो कहा वो मेरे लिए आउटपुट हो गया, लेकिन आपकी स्पीकर के माध्यम से आउटपुट होते हुए आपने सुन लिया उसको। सुना किससे? कान के माध्यम से। कान क्या है? इनपुट डिवाइसेज है अपनी, जो ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, वो अपनी इनपुट डिवाइसेज है। कुछ इसमें आउटपुट का काम भी करती है और इनपुट का काम भी करती है। तो ज्ञानेंद्रियां जो है उनके माध्यम से अपन सूचनाएं ग्रहण करते हैं। सूचनाएं ग्रहण करने के बाद में अपना मस्तिष्क क्या करता है? सूचनाओं के बारे में सोचता है, विचारता है, और उसके जस्ट बाद में आउटपुट के लिए जवाब देता है। क्या इस बात को समझ चुके हैं? यही सिद्धांत लेकर के कंप्यूटर बनाया गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यानी कि जैसे ही यूं समझ रही है कि एग्जाम्पल, छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक पंखे का एग्जाम्पल दे देता हूँ। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक पंखा है, वो कब काम करता है? जब इसमें इनपुट के रूप में लाइट दी जाती है, ठीक है? इनपुट के रूप में लाइट दी, पंखे ने घूमना शुरू किया। घूमना जैसे ही घूमेगा तो उसके बदले में अपन को उसके आउटपुट के रूप में क्या हवा प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी प्रकार से जैसे एक जूसर मशीन होती है, वो जूसर मशीन क्या करती है? जूसर मशीन में लाइट इनपुट की जाती है, स्टार्ट होता है, और उसके बाद में इनपुट के रूप में कच्चा माल दिया जाता है। क्या कच्चा माल होता है उसमें? दूध है, फ्रूट्स है, और चीनी है। जो कुछ भी अपन उसमें इलायची वगैरह वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में उसके बटन को ऑन किया जाता है, इट मींस प्रोसेस किया जाता है, उसको घुमाया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, और उसके बाद में आउटपुट के रूप में आपको पता है क्या मिलेगा उसमें? सर जूस निकाला है, जूस के लिए फ्रूट्स डाले हैं, तो क्या क्या मिलेंगे अपन को? उस फ्रूट का जूस अपन को प्राप्त होगा। तो वो क्या हुआ? आउटपुट हो गया। यानी कि इनपुट रो डाटा डाल दिया अपने, रो मटेरियल डाल दिया, और उसके बाद में प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद में जूस के रूप में हमें आउटपुट के रूप में
कुछ मटेरियल प्राप्त हो गया जूस। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है। तो इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से सूचनाएं लेता है, सीपीयू के माध्यम से सोचता विचारता है, और आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से हमें अर्थपूर्ण सूचनाएं दे देता है। ये सारी की सारी बातें, ये सारी प्रोसेसिंग जो है एक अपने ऊपर भी लागू होती है, और इसी को अपन इनपुट, इसी को चालू कर दिया, तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, एक कंप्यूटर। यानी कि ऐसी फोन है क्या, फोन कर दो। अब देखते हैं आगे, अपन आउटपुट डिवाइसेज चल रही थी, और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये एक तरह से कंप्यूटर की परिभाषा भी हो जाती है, और आपके लिए एग्जाम्पल भी हो गए, आपको समझने के लिए अच्छे से क्लियरिटी भी हो गई। मॉनिटर देखिए, आउटपुट डिवाइसेज मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइसेज हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करे, कोई इंटरव्यू हो, और ऐसी पोजीशन में आपको पूछ लिया जाए, कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका सीधा सा हाथ और इशारा और इंडिकेशन एक ही होगा, मॉनिटर की तरफ की ये मॉनिटर है, ये कंप्यूटर है। यानी कि मॉनिटर को आप कंप्यूटर बता देते हैं, और वहां आप जानकारी के अभाव में फेल हो जाते हैं या आपके नंबर कट जाते हैं। एक्चुअली आपको पूछा जाए कि आपके हाथ के लिए कहा जाए कि ये जैसे खुशबू है, ये कृष्णा है, आपके एक सिर को केवल कह दिया जाए कि कुछ हद तक सिर के लिए बातें सही होती है, लेकिन केवल सिर को भी अपन यूं नहीं कह सकते कि पूरी बॉडी जो है ना उसकी है। यानी कंप्लीट डिवाइसेज, आपके हाथ पांव शरीर का प्रत्येक अंग मिलकर के ही आपकी पूर्ण बॉडी बनाता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या होता है कि उसमें इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, तीनों इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज है सारी मिलकर के ही कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। तो आपको इंडिकेशन, आपका इंडिकेशन जो है ना ये नहीं होना चाहिए कि ये मॉनिटर को देखते ही यही कंप्यूटर है। आपको जब पूछा जाए तो इसी के बारे में कहेंगे कि यही कंप्यूटर है। आपके मुख्य रूप से जब भी आपको पूछा जाए कंप्यूटर कौन सा है, ये रहा कंप्यूटर, ये नहीं है। यानी कि उसके साथ साथ में सीपीयू और कीबोर्ड, माउस ये भी इंक्लूड होंगे। ये सारे प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। मॉनिटर के बारे में, सीआरटी मॉनिटर। मॉनिटर जो है ना दो प्रकार के बताए गए हैं इसमें। सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये देखो, कैथोड रे ट्यूब, यानी कि इसमें आपने देखा होगा ये जो पुराने मॉनिटर होते हैं, आपके टीवी भी होगा, उसमें पीछे एक ट्यूब सी कुबड़ा सा निकला हुआ होता है, और वो कुबड़ा जो है कैथोड रे होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। उस ट्यूब के माध्यम से एक टीवी के समान होता है। और सीआरटी मॉनिटर एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण के रूप में इंच में मापा जाता है, इंचों में मापा जाता है इसमें। और मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल्स में मापा जाता है। देखिए, इसका मॉनिटर स्क्रीन का आकार तो विकर्ण के रूप में इंच में मापा जाता है। आकार यहां से, यानी कि देखो यहां से लेकर के इस कोने में, यानी कि यहां से तिरछा ऐसे मापा जाएगा। आप देख रहे हैं आकार कितने इंच का है। जैसे पूछा जाए कि हमारे जो बड़ी आपकी एलईडी टीवी है वो कितनी इंच की है, तो आपको ऐसे इंच का मतलब कहां से मापेंगे, लंबाई ऐसे नहीं मापेंगे कि ये इतनी इंच का है। यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर से, एक ये डायगोनल होता है, एक विकर्ण होता है, इस विकर्ण के माध्यम से अपन इसको मापते हैं। ठीक है, आकार को तो। और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी रेजोल्यूशन है ना, उसको पिक्सल्स में मापा जाता है। कितने पिक्सल्स का होता है मॉनिटर का रेजोल्यूशन, जो पिक्सल्स के रूप में। एक मॉनिटर कितने पिक्सल स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रदर्शित करता है, ये उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। अब पिक्सल्स क्या होता है, देखिए उदाहरण के रूप में 800 गुणा 600, यानी कि इसका, और 1024 गुणा 768। मतलब आपने एक बार थोड़ा सा देखिए, HD आपने पिक्चर्स ढूंढी होगी, आप अपने मोबाइल के ऊपर अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर्स देखी होगी। कई पिक्चर्स ऐसी होती है, कई इमेज ऐसी होती है जो कि फट जाती है, उनकी
वो फटी फटी सी दिखती है। और आप लोग जब फोटो अपनी सेल्फी लेते हैं तो आपको पता है कैसी, ये फटी हुई नहीं दिखनी चाहिए, बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत प्यारी होनी चाहिए। तो वो क्यों प्यारी कैसे होती है, वो उसकी रेजुलेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि जितनी अच्छी रेजुलेशन होगी वो उतनी ही अच्छी पिक्चर आएगी, इमेज आएगी। यूं समझिए अंधेरे में आप एक फोटो लीजिए या थोड़े अंधेरे में थोड़े उजाले के अंदर आप लीजिए, तो उस पोजीशन में आपकी फोटो फटे फटे सी नजर आएगी। और आप फुल लाइट के अंदर दिन में लीजिए या फुल लाइट के अंदर लेंगे तो ऐसी पोजीशन में आप लोगों को क्या होगा कि वो आपकी फोटो जो है ना बहुत अच्छी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रेजुलेशन बढ़ गई है। पिक्सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। पिक्सेल्स बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स से बने होते हैं जिन्हें मिलाकर के किसी भी इमेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। डॉट पर इंच डी कहा जाता है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट पिच या डॉट पिच कहा जाता है। और उनको मापने के लिए डॉट पर इंच का इस्तेमाल किया जाता है। डीपीआई कहा जाता है उसको, डॉट पर इंच। एक स्क्रीन में जितने डॉट पिच होंगे उसकी स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अधिक होगी। ये डॉट पिच जो होते हैं, डॉट पिच का मतलब, पिच का मतलब होता है खड्डा। डॉट्स जो होते हैं खड्डे वाले से जो डॉट होते हैं एक तरह से, उसको अपन डॉट पिच कहते हैं। तो ये दो डीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है, कितने डीपीआई की अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब जो है क्या डीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है। डीपीआई डॉट पर इंच कहलाता है। डीपीआई का पूरा नाम याद रखना, इसको भी लिख लेना, डीपीआई डॉट पर इंच। और एक इंच के अंदर कितने डॉट है, डॉट पर इंच का मतलब हो गया एक इंच के अंदर, एक इंच का मतलब एक इंच, इंच तो आप जानते ही हैं, एक इंच आप जानते हैं 2.5 सेंटीमीटर का होता है। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर यानी कि वर्गाकार जो है 1 इंच, 1 बाई 1 इंच, जैसे 1 बाई 1 फीट होती है ऐसे 1 बाई 1 इंच, 1 इंच चौड़ाई और 1 इंच ऊंचाई, यानी कि वर्गाकार स्थिति। उसके अंदर कितने डॉट बनाए, डॉट जानते हैं, पेंसिल नोक से आप बड़ा बड़ा करके डॉट 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 लगा देते हैं, वो वाले डॉट। तो जितने ज्यादा डॉट होंगे पिक्चर की यानी कि कलर क्वालिटी जो है ना उतनी ज्यादा होगी, और जितने कम डॉट होंगे वो रफ आपको दिखाई देगा। यही क्वालिटी, यही तरीका होता है कि एक अच्छी कंपनी की जो, अच्छी कंपनी वाली जो एलईडी या एलसीडी जो होती है उसमें अच्छी क्वालिटी की पिक्चर दिखाई देती है, और जो लोकल कंपनी की होती है उसको, उसमें जो है ना कम क्वालिटी की पिक्चर फटी फटी सी दिखाई देती है। मतलब कमी उसमें एक ही रख दी जाती है क्या, कि उसमें डीपीआई कम होता है, डॉट पर इंच कम होता है। अब आगे देखिए फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर, फ्लैट वाला, आप सबके सामने जो टीवी लगा हुआ है वो फ्लैट पैनल होता है। आगे देखिए फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है एलसीडी, एलसीडी का पूरा नाम देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये कई पतली परतों से मिलकर के बनी होती है। जब प्रकाश परतों से गुजरता है तो ये प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर देती है। ये क्या कर देती है, बहुत सारी परतें होती है और उसमें से पोलराइजेशन कर देती है, ध्रुवीकरण कर देती है। एक परत का ध्रुवीकरण जिसमें कि लंबे पतले अणु, लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। उसको पिक्सल लेवल पर नियंत्रित किया जाता है, जिससे पिक्सल को हल्का या गहरा बनाया जाता है। एलईडी प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक फ्लैट पैनल तकनीक ही है जो कि आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। एलईडी, ये प्लाज्मा डिस्प्ले होता है। ये फ्लैट मॉनिटर पैनल है, और सीआरटी मॉनिटर की तुलना में इनका आकार और वजन थोड़ा सा हल्का होता है। एलसीडी थिन यानी कि टीएफटी भी होती है एक तरह से, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है
उसका भी यूज किया जाता है। और आज का विशेष रूप से ज्यादा आपके काम में आने वाली चीज है वो एलईडी है। ठीक है, आप जानते हैं इस बारे में। तो आगे देखिए प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रिंटर, और फिर उसके बाद में स्टॉप करेंगे। प्रिंटर जो है कितने होते हैं। प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइसेज है, और प्रिंटर क्या करता है, आपकी जो इमेज है यानी कि आपकी कोई भी फाइल है उसको प्रिंट, कागज पे प्रिंट करके छाप करके दे देता है। ये तो प्रिंटर होता है। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थायी पठनीय रूप में परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में प्रदान कर देता है, जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, हम कहते हैं। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपा प्रिंट होता है। प्रिंट आउट की गुणवत्ता क्वालिटी डीपीआई डॉट पर इंच में मापी जाती है, और मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो भी प्रिंटर होते हैं उनको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनका प्रिंट हेड सीधा कागज के संपर्क में आता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जिनका प्रिंट हेड का मतलब छापने वाला जो अक्षरों को छापता है। यूं समझ लीजिए प्रिंटर के अंदर जो पेन होता है, जो चित्र बनाता है, वो प्रिंट हेड होता है, और वो प्रिंट हेड सीधा कागज के संपर्क में आता है, तो उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिनमें प्रिंट हेड यानी कि प्रिंट हेड सीधा कागज के संपर्क में नहीं आता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको समझिए आप लोग। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, आप ध्यान से समझना इसको। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट हेड सीधा कागज के संपर्क में आता है। आपने देखा होगा कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तेज आवाज आती है, चर चर की आवाज आती है, ट्र ट्र करता रहता है, तेज आवाज में, तेज गति से आवाज करता रहता है, चलता रहता है, और स्पीड धीरे होती है, धीरे धीरे जो है ना वो प्रिंट करता है। वो डॉट मैट्रिक्स डीएमपी प्रिंटर होते हैं। उनके अंदर हेड जो है सीधा कागज के संपर्क में आता है, इट मींस वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। और कुछ लेजर प्रिंटर जिससे आजकल जो काम में लिए जाते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जिनमें जो प्रिंट हेड है वो सीधा कागज के संपर्क में नहीं आता है। अब आगे देखिए लाइन प्रिंट। इनमें जो है एक जैसे करेक्टर प्रिंटर, देखिए करेक्टर प्रिंटर एक एक अक्षर को छापने वाले जो प्रिंटर होते हैं, इनके अंदर जो करेक्टर प्रिंटर है उनमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजीविल प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या है, प्रिंट हेड में छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सक्रिय पिन लगे हुए होते हैं, और उनसे एक एक अक्षर छपता रहता है। ये सारे के और उनमें एक स्याही के लिए इमेज रिबन लगा हुआ होता है। प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं, शोर भी करते हैं, तेज आवाज करते हैं। इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े बड़े व्यापारिक और व्यावसायिक कामकाज में किया जाता है, जहां 80 से 132 कॉलम के पेजों में सतत मुद्रण की जरूरत होती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रिंटिंग होती रहती है। आपने देखा होगा ये जो ऐसे पेज जो जिनके चारों तरफ एक गोल गोल छेद होते हैं, गोल गोल छेद वाले कोई रसीद आपने देखी होगी ऐसे में, तो उन पे छपी हुई जो है ना किसी स्याही से कुछ डॉट डॉट करके छपा हुआ आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डॉट मैट्रिक्स डीएमपी प्रिंटर से छपे हुए होते हैं। आगे देखिए लाइन प्रिंटर है, बहुत ही प्यारा है, एक लाइन एक साथ प्रिंट कर देता है, यूं समझ लीजिए। ये भी ये इम्पैक्ट प्रिंटर ही है, ये एक साथ एक लाइन प्रिंट कर देता है। 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट हो सकती है इसमें, ये गति तेज होती है इसकी, थोड़ा सा तेज होता है। अब आगे देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो जिनका प्रिंट हेड सीधा कागज के संपर्क में नहीं आता है, ये आवाज कम करते हैं, ये महंगे होते हैं, सॉरी सस्ते तो होते हैं, सॉरी इसमें जो है देखिए इनके आकार, ये जो प्राइस है उसके आधार पर इनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें ये खरीदे तो जिसे डीएमपी है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनकी ये तो महंगे तो आते हैं, ये महंगे होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी जो प्रिंटिंग है वो सस्ती पड़ती है। और
ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो क्या है, आते तो सस्ते हैं लेकिन इनकी प्रिंटिंग महंगी पड़ती है। यानी कि सस्ते तो होते हैं, डिवाइस तो सस्ती होती है, लेकिन प्रिंटिंग महंगी पड़ती है इसकी। अब देखिए कैसे, इसमें ये एक जैसे 10,000 का प्रिंटर आया, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसको डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें आप कोई प्रिंट करते हैं तो मुश्किल से 10 रुपए की रिबन में आप कम से कम 500 पेज प्रिंट कर सकते हैं। 10 रुपए के रिबन में आप 500 पेज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उनके अंदर ये, लेकिन इसकी जो प्रिंटर है उसकी कीमत 10,000 है। इधर देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें कि एक इंकजेट प्रिंटर दिखाया गया है, ये 2,000 रुपए का प्रिंटर है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग 500 पेज आप प्रिंट करेंगे तो लगभग 2,000 तक का, 1,500 से 2,000 रुपए तक का प्रिंटिंग खर्चा आ जाएगा। यानी कि 500 पेज प्रिंट करने में 1,500 से 2,000 रुपए, यानी कि 3-4 रुपए तक की कॉपी बन के आती है। आजकल तो थोड़ा सस्ता तो हो गया है, लेकिन जिस समय चला था उस समय बहुत ज्यादा महंगी पड़ती थी। इसमें एक चीज और बताऊं कि ये प्रिंटर, जैसे मेरे पास में भी अभी प्रिंटर है, 1,500 रुपए का मैं एक बार खरीद के लाया था 2010 से 11 के बीच में, 1,500 रुपए का। उसकी कार्टेज जो है ना 3,000 रुपए की आती थी। यानी कि शुरू के अंदर में जो लेके आया उस समय ये 1,500 रुपए में विद कार्टेज आ गया था, लेकिन उसकी एसेसरीज जो है 3,000 रुपए की, केवल एक पार्ट 3,000 रुपए का मिला। यानी कि वो बहुत महंगे पड़ते हैं उसके एसेसरीज, और इनका रख रखाव जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। इंक महंगी पड़ती है, उसकी एक बोतल जो है 300-300 रुपए की, यानी कि 4 बोतल उसमें काम में ले जाती है, तो 1,200 रुपए की तो इंक आ गई। तो ऐसी पोजिशन में बहुत महंगा पड़ता है, उसका प्रिंटिंग खर्चा जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। तो ये इंकजेट प्रिंटर होते हैं। इंकजेट जो है कीमत में सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग जो है महंगी पड़ती है। ये कलर प्रिंटर भी होते हैं एक तरह से। आगे देखिए लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या करता है, कीमत में थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग सस्ती पड़ती है, प्रिंटिंग थोड़ी सस्ती होती है। ये आपने देखा होगा हर एक ऑफिस में विशेष रूप से लेजर प्रिंटर का ही काम में लिया जा रहा है, और स्पीड तेज होती है। एक बार में एक पेज प्रिंट कर देते हैं ये। इनमें एलईडी ड्रम या इनका सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। टोनर का, स्याही को, सूखी स्याही को टोनर के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को भी प्रिंटर की जरूरत पड़ती है तो उस समय लेजर प्रिंटर का मतलब ये एक तरह से लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं और सूखी स्याही का यूज करते हुए चलते हैं। लेजर प्रिंटर कार्यालय व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी क्वालिटी इमेजेस का उत्पादन करता है। फिर लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ में लेपित ड्रम को चार्ज किया जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ में, फोटो सेंसिटिव जो सामग्री होती है उसके साथ में क्या किया जाता है, क्या लेपित ड्रम होता है, उसके ऊपर, ड्रम के ऊपर कुछ कोटेड स्याही सी होती है, लेपित यानी कि उसके ऊपर एक कोट चढ़ा दिया जाता है, कुछ चार्ज किया जाता है, और उसके बाद एक लेजर या एलईडी द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है। फिर ड्रम टोनर के थ्रू घूमता है, कागज पर जमा हो जाता है और हीट के कारण कागज से जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है एक तरह से। ज्यादातर लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम, एक काले रंग के होते हैं, परंतु अधिक महंगे लेजर प्रिंटर एक से अधिक रंग वाले, टोनर वाले, कार्टेज वाले होते हैं जो रंगीन आउटपुट प्रदान भी करते हैं। कलर प्रिंटर जिसको अपन बोलते हैं। इन प्रिंटरों की गति को पेजेज पर मिनट में पीपीएम में मापा जाता है। याद रखना, पेजेज पर मिनट पीपीएम। आगे देखिए थर्मल प्रिंटर है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-4-5 मिनट का ही है और कुछ भी नहीं है विशेष रूप से। ये प्रिंटर तक का अपन यूज करेंगे आउटपुट डिवाइसेज में। थर्मल प्रिंटर चल रहा है। थर्मल प्रिंटर क्या करता है, एक स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है, और इसका उपयोग सबसे ज्यादा एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में किया जाता है। हीट संवेदनशील कागज जो है, सेंसिटिव पेपर का उपयोग किया जाता है। इसका मुद्रण लागत, प्रिंटिंग कॉस्ट अधिक है, इसलिए केवल पेशेवर कला और डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे
आपने देखा होगा रोडवेज में आपने क्या की है, यात्रा की है, तो एक प्रिंटर होता है उनके पास में, यानी कि एक मशीन होती है जिससे टिकट काट करके, आजकल हाथ से टिकट नहीं काटी जाती है, उसमें ही टिकट काट करके दे दी जाती है और टिकट छप करके निकलती है। आप तो कहाँ से कहाँ तक जाना है उसका जितना पेमेंट दिया है उतना का टिकट मिल जाता है। तो वो थर्मल प्रिंटर के माध्यम से ही होता है। तो आप समझ गए होंगे थर्मल प्रिंटर क्या होता है। अब आगे एक और प्रिंटर दिखाया गया है, प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंटर ग्राफिक्स और कलाकृतियों को इंक पेन्स या इंक जेट की मदद से प्रिंट करते हैं। आमतौर पर ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर भी होते हैं। ये मतलब कि जैसे बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े चार्ट होते हैं, नक्शे होते हैं, इन सबको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें आपको प्लॉटर तक आप बता दिया है, आउटपुट डिवाइसेज। अभी इसमें आगे चलेगा अपना स्पीकर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, इनपुट आउट, ये स्पीकर और मल्टीमीडिया आ गया है। इसके बाद में अपने इनपुट आउटपुट चलेगा। तो चलो स्पीकर, और स्पीकर आप सब जानते हैं। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है, यानी कि बड़े खूब सारे लोग हों, कॉन्फ्रेंस हो, तो उसको क्या है कि बड़ा करके दिखाया जाता है, यानी कि लार्ज आउटपुट करके। जैसे आपने हॉल में देखा होगा ना, हॉल में मूवी देखने के लिए गए होंगे तो सिनेमा हॉल, उसके अंदर तो वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के लिए होता है एक तरह से। बड़े लार्ज स्केल के ऊपर उसको दिखाया जाता है। तो ये सब जो है क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइसेस थी, और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपन ये काम कर पाएंगे। अच्छा, करीब करीब सभी आउट हो चुके हैं और पढ़ने वाले बच्चे ही बचे हैं। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बड़े 1 घंटे की जो क्लास है उसको बड़े अच्छे ढंग से आपने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ में ली है। आपको पता हो तो मैं भी आपके यहाँ बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो थकान तो मुझे भी होती है। और आप लोगों ने भी धैर्य से सुना है, तो आप लोगों ने भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई लोग पेशेंस खो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, आगे अपन स्टडी करेंगे इसको, और ये बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताया गया है, तो आप इसको ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप पूछिए। अंजू, खुशबू, कृष्णा? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया कि नहीं कुछ? आ गया सर। एक बार रीडिंग और कर लेना, आपके पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे। कहीं भी आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बेटे। थैंक यू सर।